हेलो फ्रेंड्स, टेंथ ग्रेडर्स। हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर की हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4.2 के। अब हम सॉल्व करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी। डिस्क्रिमिनेंट मेथड वो मेथड था जिसके अंदर की आपको हिट एंड ट्रायल से किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है फॉर्मूले के थ्रू, जिससे कि आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस और उसके बाद पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने बताया था आपको पॉजिटिव इंटीजर कॉन्सेक्यूटिव, अगर एक नंबर x है तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर अगर निकालना है इसका, तो ऑब्वियसली हमको इसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा। तो एक नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया x+1, तो ये होगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर। अब वो कह रहा है तब फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि उनके स्क्वायर का सम। दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। 365 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 कॉमन है इसमें से निकला हुआ, और ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और हमको पता है 182 जो है, अगर हम उसके फैक्टर्स निकालें तो 182 का फैक्टर्स आएंगे 9 1, और ये 13 91 13 का फैक्टर है, तो 13 7 यानी कि अगर मैं 2 इंटू 7 यानी कि 14 और 13 ले लूं तो इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो मैं लेता हूं 14 इंटू 13 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो फैक्टर्स निकालने के लिए। तो मैं लिखूंगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 इक्वल टू 0, यानी कि x हो गया 13 और -14। अब आप देखो क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर है तो -14 तो होगा नहीं, करेक्ट। तो आंसर होगा इसका 13। तो यानी कि अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक नंबर है 13 तो दूसरा नंबर होगा 14। तो इस तरह से आपके दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे जिनका की स्क्वायर का सम है 365। ओके, आप देख भी सकते हो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को सम करो 365 आंसर आता है, यानी कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप ध्यान रखना मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ समथिंग लाइक टू consecutive इवन इन नंबर्स और 2 consecutive ऑड नंबर्स, तो उसको आप कैसे लिखोगे? इवन नंबर को आप लिखोगे 2x और 2x+2, ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे, और ऑड नंबर्स को आप लिखोगे 2x+1 एंड 2x+3, ये दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जैसे ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल वर्ड सुनाई दे, आपके मन में एक ही चीज आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं आती दिमाग में तो इसका मतलब कुछ मिसिंग है। पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बनी हुई है, और ये जैसे ही आपको क्वेश्चन आया राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब वो आपसे पक्का पाइथागोरस थ्योरम लगवाने को कहेगा। ओके, और इसमें भी उसने वही कहा है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका बेस है ये, यानी कि बेस मगर x है तो ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि x-7 हो गया। क्लियर? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, अगर ये 13 है तो ये और ये दोनों साइड क्या है? वैसे एक्चुअली बताऊं मैं आपको, मुझे दिखाई दे रहा है ये साइड क्या होंगी, ठीक है चलो ठीक है, हम पहले सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे सी स्क्वायर क्या है? सी है लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि
हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा इसकी लॉन्गेस्ट होती है। ओके, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये लग गया सीधे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन साइड प्लस स्क्वायर ऑफ अदर साइड। तो इसको लिख लेते हैं हम 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। क्लियर? अब हम 169 को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, 169 माइनस 49 यानी कि हो गया माइनस 120। तो इसको हम लिखेंगे फिर दोबारा से, 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और ये 2 कॉमन निकला हुआ है इक्वल टू 0। अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है यहां पर क्योंकि ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको पता है 60 के फैक्टर क्या होंगे। अगर हम निकालूंगा तो 60 के फैक्टर हो जाएंगे 2, 30, 2, 15, 5, 3, यानी कि हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 माइनस 5 यानी कि 12 माइनस 5 माइनस 12 प्लस 5। अगर मैं करूंगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 7 और माइनस 12 इंटू 5 करूंगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 60 यानी कि माइनस 12 प्लस 6 कर 5 कर सकता हूं उसको मैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 यानी कि हो गया x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से x माइनस 12 कॉमन निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखो इसके अंदर है क्या कि आपकी एक साइड आ रही है x इक्वल टू 12 और दूसरी आ रही है माइनस 5। अब देखो माइनस 5 तो साइड हो नहीं सकती तो यानी कि माइनस 5 हो गया कैंसिल। और अगर उसकी एक साइड x है यानी कि 12 है तो दूसरी साइड जो हमने ली थी वो ली थी हमने x माइनस 7 यानी कि x माइनस 7 जो साइड है वो हो गई 5। तो आंसर इसका हो गया 12 और 5। अब ध्यान रखना हमेशा ये कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके, कुछ कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, जैसे कि होता है 13, 5 एंड 12। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ओके, एक होता है 5, 3, 4। इसमें 5 है हाइपोटेन्यूज और साइड्स है 3 और 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25। सिमिलर वे में यहां पे हाइपोटेन्यूज है 13, यहां पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने 5th क्वेश्चन भी कर लिया है। ये बस एक साइड कॉन्वर्सेशन थी जिससे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, मगर इस क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Okay, एक कुछ pottery articles produce कर रही है कोई इंडस्ट्री। It was observed on a particular date that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो जो cost of production है वो है 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी कि अगर number of articles जो produce हो रहे हैं वो x है तो cost of production हो जाती है 3 more than twice of the number of toys produced, यानी कि 2x plus 3। दिख नहीं रहा है यहां पे, मैं थोड़ा बिठा के दोबारा लिखता हूं 2x plus 3। तो 2x plus 3 इसकी कॉस्ट है, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2x plus 3। If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and cost of each article। अब आपको पता है कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट निकलेगी जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं और जितनी पर टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मल्टीप्लाई कर दो उनको, यानी कि हमको करना होगा x इंटू 2x प्लस 3। तो आप कर दो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करने पर अब सॉल्व कर लो इसको।
2x² प्लस 3x, मैं इसको 90 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, -90 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2 इंटू 90 यानी कि -180, और -180 को ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि दो नंबर आए और उन दोनों का एडिशन 3x हो, या फिर 3x को ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि आपको माइनस जो दो नंबर आए उनका मल्टीप्लीकेशन -180 हो। तो कर लेते हैं इसको हम, यहां पे इजी है -180 को करना, तो -180 2 90 2 45 3 15 3 5, ओके। तो अब मुझे चाहिए +3 और एक साइन नेगेटिव का आएगा, तो यानी कि आएगा प्लस माइनस समथिंग। तो ये मैं कर लेता हूं, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, करेक्ट। तो 15 एंड 12, तो ये आंसर आ जाएगा, फैक्टर्स हैं +15 -12, ओके। तो इसका हो जाएगा 2x² प्लस 15x -12x -90 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है इन सब की, मैं हटा देता हूं उसको। तो ये हो गया x कॉमन, 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यानी कि x आ गया 6। अब देखो इससे 2x प्लस 15 से x -15/2 भी आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज जो है तो नेगेटिव में नहीं हो सकते, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो यानी कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड है x, और वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2x प्लस 3, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 15 रुपीज 15। तो टॉयज है 6, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर टॉय इज 15, और आप देख लो इनका 15 6 से 90, आंसर 90 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन इनका। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। लेकिन आपको फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं उसको सॉल्व करने का, हेल्प करने का ट्राई करूंगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट मेथड रूट्स निकालने का, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कई बार मैं ना इसको बोल देता हूं डिटर्मिनेंट, एक्चुअली डिटर्मिनेंट कुछ और होता है, शायद मैं उसको गलती से बोल देता हूं डिटर्मिनेंट, पर एक्चुअली इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर मैं कभी गलती से डिटर्मिनेंट बोल भी दूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज उसका मतलब समझना कि मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, ओके। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है और डिस्क्रिमिनेंट हेल्पफुल क्यों है, ठीक है। पहले एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने इक्वेशन आपको दिखाई होगी, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, या फिर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने हैं, x के रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, आप x का कोएफिशिएंट लोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे इस तरह से कि वो दो पार्ट जो है उनको जब ऐड करो तो वापस +3 आ जाए, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका 2 आ जाए, जो कि x² और कांस्टेंट के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यानी कि वो आता है, मेरे को दिख रहा है सिंपल, आसान सी इक्वेशन ली है इसलिए मैंने, वो आता है 2 + 1, तो मैं लिख दूंगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। लेकिन ये तो बहुत ही इजी इक्वेशन थी, राइट। अब अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पे कि आपके रूट्स जो है डेसिमल में आ रहे हैं, आपके रूट्स जो है फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप कहोगे भैया मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं तो जा रहा हूं एग्जाम छोड़ करके, क्योंकि वो आपको टाइम ही इतना ले लेंगे कि आप हिट एंड ट्रायल लगा ही नहीं पाओगे उसके अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड इजाद किया गया, डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया, और वो था डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और जो फिलोसोफर्स जिन्होंने कि ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड डिस्कवर किया था, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं, और उस फॉर्मूले से पहले तो आपको पता चलेगा फर्स्ट कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। पहली चीज तो ये, ओके। अभी तक आपने कोई ऐसा एग्जांपल नहीं देखा है जिसमें कि उसके रूट्स एग्जिस्ट ना करते हो, पर यहां पर आपको वो चीज इंट्रोड्यूस की जाएगी। दूसरी चीज, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाट आर दोज रूट्स, दूसरी चीज ये हो जाती है, ओके। अब पहली चीज, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं, क्योंकि आपने अभी तक देखा ही नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं, जरा मुझे ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा एक पैराबोलिक शेप में होती है,
ठीक है, ये पैराबोला होता है जिसमें कि आपका यू टाइप शेप हो सकती है। अब ये यू उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अगर ये यू है भी, ये इसको हम पैराबोला कहते हैं, ये है भी, तो ये तीन तरीके से बन सकता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पहला, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करें। दूसरा, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे बस। और तीसरा, एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, हवा में उड़ता रहे ऊपर। करेक्ट? पहला 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरा 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, और तीसरा टच ही नहीं कर रहा कहीं पर भी। ये समझ में आ गया होगा आपको? अब अगर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है या 1 पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो उसकी कोई ना कोई होगी, क्योंकि अगर टच कर रहा है तो यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है। तो इसका मतलब इसके रूट जो है वो रियल है, इस केस में भी और इस केस में भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है क्योंकि यहां पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू यहां पर 2 होंगी, अल्फा बीटा। जबकि यहां पर क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, अल्फा। और ये पता है कौन से केसेस हैं? ये वो केसेस हैं जहां हम देखते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे कि x प्लस 2 होल स्क्वायर में x की वैल्यू होगी सिर्फ -2, x माइनस 3 होल स्क्वायर में x की वैल्यू होगी सिर्फ 3। करेक्ट? तो ये वो वाले केसेस हैं। और जो थर्ड केस आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये वो केसेस हैं जहां पे कि रूट्स हैं अनरियल, क्योंकि यहां पर एक्स को एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू आएगी कहां से? जब उसको पहले अगर टच करना पड़ेगा ना एक्स एक्सिस को, तभी तो हम उसमें एक्स की वैल्यू रख सकते हैं कुछ। लेकिन अगर वो टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स की वैल्यू होगी नहीं। तो यहां हम कहते हैं अनरियल रूट्स। करेक्ट? और यहां पे एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, कोई रूट्स ही नहीं होंगे इसके। हम ये नहीं कहते कि रूट्स नहीं होंगे, हम मैथमेटिक्स की टर्म में कहते हैं अनरियल रूट्स। तो ये आपको तीनों के तीनों अच्छे समझ में आ जाने चाहिए कि क्या रियल रूट्स होते हैं, क्या अनरियल रूट्स होते हैं। तो पहली चीज तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलती है कि उसके रूट्स जो है रियल होंगे अनरियल होंगे। उसके बाद अगर रियल रूट्स हैं, यानी कि ये वाला केस और ये वाला केस है, तो वो रूट्स क्या है वो भी हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालते हैं। लेकिन इतना मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट मेथड, एक्चुअली होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट मेथड? आइए देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड है क्या। डिस्क्रिमिनेंट मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो ये बेसिकली ये वाला एग्जांपल हो जाता है जिसमें कि एक्सिस को 2 पॉइंट टच कर रहा है और इसके रूट्स जो है रियल है और 2 है, रियल रूट्स और 2 रूट्स। ओके? दूसरा है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये वो केस है जिसके अंदर ये एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, रूट्स अभी भी रियल ही हैं, लेकिन एक रूट है बस, जो कि परफेक्ट स्क्वायर वाला एग्जांपल है। और थर्ड केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये वो केस है जहां पे कि रूट्स अनरियल है, और ये आपको बताया था मैंने, हवा में उड़ता हुआ पैराबोला, अनरियल रूट्स। ठीक है? इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं कहां से लेके आ गया ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एकदम से? पहले तो आप याद रखो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हिसाब से है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे कि b जो है वो आपका x का कोएफिशिएंट है, a जो है वो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और c जो है वो आपका कांस्टेंट है। करेक्ट? तो यहां से आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले डिराइव कैसे हुआ, आया कैसे? तो आइए उसको हम पहले डिराइव करते हैं, पहले ये हम देखते हैं कि ये आया कैसे। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, और आपको मेरे साथ 5 मिनट रुकना है बस, और आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपके रूट्स क्या होते हैं वो भी हम इस इक्वेशन में निकालेंगे। ओके? तो पहले आप देखते हैं कि आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
अब पहले क्या करना है आपको, पहले इस इक्वेशन को डिवाइड करना है ए से, डिवाइड बोथ साइड विद ए। वो हमने क्यों किया है, हमने इसलिए किया है जिससे कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो जाए और आसानी हो जाएगी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे ए से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे ए से, ये हो जाएगा बी बाय ए एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे हम ए से तो हो जाएगा सी बाय ए विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम इस सी बाय ए को इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाय ए। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, हमको इस तरफ होल स्क्वायर बनाना है। ध्यान सुनिए मेरे को, हमको इस तरफ बनाना है होल स्क्वायर, यानी कि हमको यहां बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें a तो हो गया मेरा x, करेक्ट, a हो गया x, b हो जाएगा मेरा, अगर मैं इस फॉर्मूला का एक्सपेंड करूं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे 2ab ये है मेरा, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा बेसिकली मेरा 2 इंटू एक्स इंटू ए बी। अगर ये मेरा ए बी है, ये मेरा बी है, तो ये पर्टिकुलर टर्म आने के लिए मेरे को लिखना होगा b बाय 2a। आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने इस 2ab को अपने a में x, पहले 2 रखा मैंने, फिर a जो था वो मेरा x था, मैंने x रखा, और फिर मैंने ये टर्म लाने के लिए इसको एक चीज से मल्टीप्लाई कर दिया b बाय 2a से। तो अगर मैं b बाय 2a से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x b बाय a x, और ये वही एग्जैक्टली चीज है। यानी कि अगर मुझे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, इस साइड को ध्यान सुनना, अगर मुझे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो मुझे b बाय 2a होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ ऐड करना होगा। अब मैं इसको अगर लिखूं तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। मैंने बेसिकली 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन बन गई मेरी सिंपली, अब मैं इसको लिखता हूं यहां पर, तो इस a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से मेरा a हो गया x और b हो गया b बाय 2a। एक्चुअली ये b नहीं लिखना चाहिए मुझे क्योंकि अभी b आ रहा है, लेकिन समझ रहे होंगे आप कि इस फॉर्मूले में जो मेरा a है वो है x और इस फॉर्मूले में जो मेरा b है वो है b बाय 2a, और ये मेरा b बाय 2a का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ गया है, माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, वहां लिखता हूं x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ओके, बाय द वे आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, आप सोच रहे होंगे फिर मैं क्यों करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आया कहां से, कैसे निकाला हमने। ओके, इसको आपको देखना है, समझना है, बस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे निकाल लेता हूं इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैं यहां स्क्वायर है तो उसका पूरा अंडरआउट कर सकता हूं, तो हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर का अंडर रूट, और क्योंकि मैंने इसका अंडर रूट लिया है इसलिए ये प्लस माइनस होगा, यानी कि ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, ऑब्वियसली करेक्ट। अब मैं b बाय 2a को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट, ऐसे नहीं लिखता अंडर रूट ऊपर लिखा है मैंने सिर्फ न्यूमरेटर में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्योंकि नीचे 4a स्क्वायर है इसका मैं अंडर रूट ले सकता हूं, ये हो जाएगा 2a।
अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यानी कि 2 है मेरा सिंपल आराम से एलसीएम हो जाएगा। और मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिख दूंगा 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज x। और ये मेरी इक्वेशन बन गई है डिस्क्रिमिनेंट की, यानी कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि अंडर रूट के अंदर है, और जो मेरे रूट्स हैं वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि मेरा पहला रूट है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a, और दूसरा रूट है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। मैं यहां लिख देता हूं, तो अल्फा मेरा हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हो गया मेरा एक फैक्टर, यानी कि सॉरी एक रूट, और दूसरा रूट हो गया बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे दोनों के दोनों रूट हो गए। अब आपको अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट, तो ये वाली टर्म जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू एनी हाउ डज नॉट एग्जिस्ट, वो रियल नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो यानी कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है तो ये अंडर रूट जो है वो भी रियल नहीं होगा, और उस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अल्फा और बीटा को एग्जिस्ट करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से ज्यादा हो या फिर 0 हो, तभी जाकर के वो रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब आप देखो एक बात ध्यान से मेरी, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, अगर आपका ग्राफ है ये वाला जहां पे कि आपके पैराबोला दो एक्स पॉइंट्स पे टच कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो यानी कि एक फैक्टर हो जाएगा अल्फा बीटा, एक रूट हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला। अब अगर ये केस चेंज होकर के आपका हो जाए जहां पे कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 हो गया तो अल्फा हो गया माइनस बी बाय 2a, और बीटा भी हो गया माइनस बी बाय 2a, क्योंकि माइनस ये तो 0 हो गया प्लस ये तो 0 हो गया है। तो इस केस में आपका एक ही फैक्टर आएगा, दोनों अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे। और थर्ड केस जो मैंने बताया था आपको कि अगर आपका पैराबोला हवा में उड़ रहा है और एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही अनरियल हो जाएगा, इसलिए अल्फा और बीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जब मैंने आपको बताए थे तीन तरह के चार्ट, जिसमें कि एक चार्ट जो है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और तीसरा दो टच नहीं कर रहा। उसके अंदर किस तरह से मैंने कहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 फॉर रियल रूट्स और अनरियल रूट्स, और उसके बेसिस पे आप ये पता लगाते हैं कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब आपको ना अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, आपको अगर ये समझ में आ गया है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो मेथड है वो दो तरीके से पता लगता है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, पहली चीज, और दूसरी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाट आर दोज रूट्स। ठीक है, ये दो तरीके आपको समझ में आ गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो जो हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके, आपके अनसॉल्व क्वेश्चन, आपके सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि d विच इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फॉर रूट्स टू बी रियल दिस शुड बी आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और अगर ये लेस देन 0 है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे या फिर रूट अनरियल होंगे। और आपका पहला रूट जो है वो है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और दूसरा रूट है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको ना क्लियर होता चला जाएगा जो मैं समझा रहा हूं आपको अभी। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपका सॉल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। नेचर ऑफ इट्स रूट मतलब रियल है या अनरियल है। ओके, तो ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखूं तो a यहां पर है 2, b है माइनस 4 और c है 3। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 4 इसका होल स्क्वायर
-4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 3। आप इसको ना ऐसे लिख लोगे ना, अगर इक्वेशन में, इक्वेशन देख करके ए बी सी ऐसे लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आपको ना कभी डाउट नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर सकते आप। फिर अब देख लेते हैं क्या होता है। 16 माइनस 4 × 12 दूनी 24, यानी कि आंसर आ गया -8 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो हैं अनरियल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स है अनरियल। ओके, तो इस तरह से आपने पहली इक्वेशन देखी है अब ये, जिसके की रूट्स अनरियल है, यानी कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो इसलिए इसके कोई भी अल्फा बीटा नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अब डिस्क्रिमिनेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या है। अब हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 30 मीटर। पहले ये हम देखते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ है डायमीटर 30 मीटर है ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये सर्कुलर पार्क हो गया हमारा, हम इस पे कहते हैं इसका डायमीटर 30 मीटर है, जिसको कि वो कह रहा है ये इसका हो गया, सॉरी मैं तो सही ठीक से ड्रॉ करता हूं, डायमीटर इसका ये है डायमीटर, ओके, जिसकी लेंथ है 13 मीटर्स। In such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters। यानी कि ये जो पॉइंट है यहां पे हमको ड्रॉ करना है कुछ पोल, और इसका अपोजिट पॉइंट्स ए, यानी कि इसका जो गेट है वो है ए और ये है बी। इन पर्टिकुलर गेट से जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, जो कि हमें पोल रेक्ट करना है, उसका डिफरेंस आ रहा है 7 मीटर्स। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लूं, और ये पॉइंट है कुछ इस तरीके से, ओके, ये पॉइंट है सी मान लो, तो यानी कि वो कह रहा है कि ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 7। तो अगर बी सी एक्स है तो ए सी हो जाएगा x प्लस 7। एक्स को इधर ले जाऊंगा तो ये हो गया x प्लस 7। और आपको ये चीज पता होगी कि जब भी आप सेमी सर्कल हो गया ना, राइट, क्योंकि इसका डायमीटर जो है इसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सेमी सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें कि डायमीटर उसकी हाइपोटेन्यूज हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है सेमी सर्कल में बने हुए ट्राइंगल की, जिसका कि डायमीटर हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। और जैसे ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आए, आपको क्या समझ में आएगा, एक ही चीज समझ में आती है, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये हो गया 113 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 13 आपका हाइपोटेन्यूज है तो दो साइड होंगी 5 और 12। अब देखो ये 5 है और ये 12 है, वो दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता, मैं प्रॉपरली सॉल्व करूंगा। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अब मैं इसको ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 60 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने सिंपली इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया। अब देखो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो निकाली है मैंने, ये पर्टिकुलर इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकता हूं। मुझे पता है इसके फैक्टर्स 12 और 5 आएंगे नहीं, क्योंकि हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ा है, इसलिए पहले हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड सॉल्व करने के लिए पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां पे a क्या है, यहां पे a है 1, b है 7 और c है -6। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसके। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा यहां पर बी स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4ac 1 एंड -60, सॉरी 6 नहीं 60 -60 ओके, तो ये हो गया 49
प्लस 240 विच इज इक्वल टू 289 का अंडर रूट। और 289 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 17, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है 17, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम निकालते हैं इसके बाद अपना तरीका से। अब क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 17, आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, जहां पे कि a है 1, b है 7 एंड c है माइनस 60। ओके, आपका ये आ चुका है डी। आपका फॉर्म, आपका अल्फा क्या था? अल्फा था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 17 है, तो इसको हम लिख देंगे -7 विच इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 17, तो प्लस 17 डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो यानी कि पहला फैक्टर आ गया आपका 5, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाय 2a, यानी कि हो जाएगा अगेन -7, ठीक है। और यहां हो जाएगा -17 बाय 2 विच इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब -12 तो हो नहीं सकता, इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं, इक्वल टू 714 -12। अब -12 तो हो नहीं सकता, यानी कि इसका फैक्टर जो है वो है, रूट जो है वो है 5। और हमने देखा था पहले कि एक साइड थी x, दूसरी साइड थी x प्लस 7, यानी कि अगर एक साइड 5 है तो दूसरी साइड हो गई 12। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आंसर आ गया और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट सॉल्व क्वेश्चन है, और ये हमारा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज 4.3 है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0 and hence find the roots of its nature of its roots. Find them if they are real. हमको यहाँ पे सिर्फ ये निकालना है कि ये रियल है या नहीं, हमको यहाँ पे रूट्स निकालने नहीं है, नेचर ऑफ द रूट निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 by 3 इक्वल टू 0। पहले हम सिंपल कर लेते हैं इसको, जो 1 by 3 है उसको खत्म करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे? यहाँ पे a जो है वो है 3x और b जो है वो है 1, इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है, ठीक है। मुझे पता है, लेकिन मैं इसको निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, मैं इससे नहीं निकालने वाला इसको। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब निकल लेते हैं इसके अंदर, a क्या है? a है 9, b क्या है? b है -6 और c क्या है? c है 1। तो इस पे रखते हैं, b हो गया -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1, 36 माइनस 36 इक्वल, देखा आपने आंसर क्या आ गया? 0। यानी कि इसका सिर्फ एक ही रूट है, और मैंने आपको पहले बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया 0 और इसलिए इसके परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो यानी कि यस दे आर रियल बट देयर इज ओनली वन रूट। ओके, अब इसने रूट निकालना हो कहा नहीं है, इसलिए मैं निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल के दिखा देता हूं। चलो, तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये तो हो गया 0, तो एक रूट हो गया माइनस बी बाय 2a और दूसरा भी हो गया माइनस बी बाय 2a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 9। यानी कि ये हो गया आपका 2 तिया 6 3 तिया 9 इज इक्वल टू 1/3। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3 यहां से आता, और यहां पे भी आपका 1/3 ही रूट आया है। तो यानी कि रूट रियल है और ये आपका रूट है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी
हैप्पी कि आप अगर वो क्वेश्चंस, आपके डाउट्स या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं क्लैरिफाई करने का ट्राई करूंगा उसको पक्का नेक्स्ट सेशन में बेटर तरीके से। लेकिन आप मुझे चाहिए कि आपको डाउट क्या है। मुझे लगता है कि मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जो समझाया है आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, जो हमने सॉल्व क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, वो आप एक बार दोबारा से रिकैप करें और खुद सॉल्व करने का ट्राई करें। क्योंकि आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 वो भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम पॉज लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और कंक्लूड भी कर देंगे 4.3। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी उसके अंदर और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो let's take a pause for now. Have a good day. Take care of yourself and happy learning. Keep practicing.